दार्जिलिङका भारतीय जनता पार्टी सांसद राजु विष्ट आज दिल्लीबाट सिलिगुडी आइपुग्न साथ भारतीय जनता पार्टी सिलिगुडी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग वार्तालाप गर्दै पहाडमा जिटिए चुनाव हुन नदिने अनि भारतीय जनता पार्टीले जिटिएको चुनावमा हिस्सा नलिने बताएका छन्। उनले जिटिए पहाडको मानिसहरूले नकारिसकेको व्यवस्था हो, अब पुनः पहाडमा जिटिए सञ्चालनमा आओस् भन्ने आफूहरूले नचाहेको बताउँदै राज्यकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले जबरजस्ती पहाडको जनआकांक्षालाई कुल्चिँदै पहाडमा जिटिए चुनाव गराउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। आज देखिए 2005 से कोई पंचायत को चुनाव नहीं हुआ, उसकी कभी वो बात नहीं करती, और जिस जीटीए को जनता ने खारिज कर दिया उसको चुनाव कराने की बात करती है। इतना ही नहीं, जब 2021 का चुनाव था तो जितना मैंने सुना उनके मुख से भी मैंने ये सुना कि हम परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। जब आप स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हो और जब केंद्र सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, मुझे लगता है जीटीए चुनाव करके ममता दीदी अपने आप के लिए गड्ढा खोदने का काम करे। मुझे लगता है उनको उससे बचना होगा। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है या अलायंस पार्टी का सवाल है, लड़ना नहीं लड़ना सभी पार्टियों का अपना अपना स्वतंत्र विचार हो सकता है। उसके ऊपर में अभी कोई हमने कोई ऐसी घोषणाएं की नहीं है। और जितना भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं शायद प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि हमारे संगठन में विषय को लेकर के चर्चा नहीं हुई कि हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ इसीलिए कि जनताओं की भावनाओं के खिलाफ है। और मैं आपके माध्यम से पहाड़ की जनता से ये कहना चाहता हूँ, चाहे जनजाति का विषय हो या स्थायी राजनीतिक समाधान का विषय हो, दोनों पे तेजी से काम चल रहा है। और जो भी स्थायी राजनीतिक समाधान केंद्र का होगा वही पहाड़ की जनता के सपनों को पूरा कर सकती है, पहाड़ की जनता के एस्पिरेशन को पूरा कर सकती है, वही स्थायी राजनीतिक समाधान पहाड़ का विकास कर सकती है। यदि जीटीए चुनाव होगा तो अपने कोर्ट में जाएंगे के लिए? देखिए, वो तब देखी जाएगी। मुझे लगता है इतना जल्दी अभी किसी तरह की टिप्पणी कोर्ट में जाना नहीं जाना, ये इसके ऊपर में टीका टिप्पणी मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन है कि जीटीए चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए और उसको लीगली भी उसको चुनौती दी जा सकती है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से। ये कहना है कि जीटीए जो है एक गैर कानूनी व्यवस्था है जिसको पहाड़ को इलीगल तरीके से एक कब्जा करने का ममता बनर्जी जी ने एक जरिया बना रखा है। और उसका भी पीएमसी बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसका टेंडर हुआ है। जैसे पीएमसी तैयार हो जाएगा फिर आगे उसकी भी टेंडरिंग होगी। दार्जिलिंग मोड़ का काम पहले होगा और उसके 2-3 महीने के गैप के बाद जो है कोरोनेशन ब्रिज का अल्टरनेटिव जो ब्रिज बनना है वो भी जो है बनेगा। वो करीब 6 किलोमीटर का ब्रिज होगा, ब्रिज और दोनों तरफ से जो अप्रोच रोड मिला करके, और उसके कारण 10 किलोमीटर से ज़्यादा जो है डूवर्स जाने के लिए किलोमीटर भी कम होगा और पैसा और पेट्रोल की बचत भी होगी। तीसरी बड़ी घोषणा बागडोगरा एयरपोर्ट को लेकर के है। मुझे आपके माध्यम से जनता को बताते हुए खुशी हो रही है कि 104 एकड़ लैंड जमीन जो बागडोगरा टर्मिनल एक्सटेंशन के लिए नए टर्मिनल बनाने के लिए चाहिए था, वो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत साल लगाने के बाद अल्टीमेटली अभी मार्च महीने में वो हैंडओवर कर दी गई है। और एक विशेष प्रेस के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कहा है। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां पहले 600-700 करोड़ रुपया पैसा केंद्र सरकार खर्च कर रही थी, अब उस बजट को बढ़ा करके 1312 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना है। और जहां तक एयरपोर्ट का विषय है, ये इसका भी जो है अभी टेंडर प्रोसेस का काम चालू है। और जितना मैं अभी तक की जो काम है उसको देख करके ये बता सकता हूँ कि 3 से 4 महीने के अंदर में बागडोगरा का नया टर्मिनल बनने का काम भी शुरू हो जाएगा। जो बालासन से लेकर के
आर्मी कैंट तक जो 12.5 किलोमीटर का सड़क बनना है, उसकी बजट की स्वीकृति पहले ही 1000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि उसका अभी टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और अगले 15 से 20 दिन के अंदर में वो टेंडर निकल जाएगा। और इसके बाद जो है जिसको भी टेंडर अलॉट होगा, बहुत तेजी के साथ बालासन से लेकर के और जो आर्मी कैंट तक जो ट्रैफिक की समस्या रहती है, वो सारी समस्या सिलीगुड़ी की बहुत जल्दी दूर होगी। कहता हूँ कि आज पश्चिम बंगाल गलत सरकार के हाथ में है। पश्चिम बंगाल का भविष्य बहुत अंधेरा है और पश्चिम बंगाल के युवाओं का भविष्य बहुत अंधेरा है। और हम सब 10 करोड़ पश्चिम बंगाल के जनता, ये हम जरूर चाहेंगे कि भारत जैसे इतने बड़े और विशाल देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल जैसी जिसकी स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम सब कार्यकर्ता ये चाहेंगे कि देश के गृह मंत्री बार बार आते रहें और पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता को भरोसा और विश्वास देते रहें कि जो है 10 करोड़ जनता के पीछे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और भारत सरकार स्वयं गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित है। जहाँ तक उनका आने का कार्यक्रम है, अभी एग्जैक्ट डेट तय नहीं हुआ है। वो कार्यक्रम में कुछ तिथियां आगे पीछे हो सकती है और वो आएंगे जरूर। कई सारी सरकारी कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, नॉर्थ बंगाल में भी, कलकत्ता में भी, और हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेतृत्वगण है, उनसे मिलने का कार्यक्रम भी होगा। जिस तरह से भुवनेश्वर सर ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कोई आएगा तो शायद उनको मौत भी हो सकता है, तो आप लोगों को लगता है कि ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन की बात पार्टी कर रही है, आप भुवनेश्वर खुद कर रहे हैं, इस दौरान की सिचुएशन में उनको आना चाहिए बंगाल में? देखिए, वो देश के गृह मंत्री हैं और 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता को आज भारत सरकार से, गृह मंत्री से बहुत अपेक्षाएं हैं। और अगर आज हम सबको पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनने से बचाना है, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का दौरा बहुत ही प्रभावी होगा। क्योंकि आज जिस तरह से खुलेआम लोगों की हत्याएं हो रही है, पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं और लोगों के ऊपर में हिंसा, अन्याय और अत्याचार हो रहा है खुलेआम, ये पूरा जग जाहिर है। और आज टीएमसी की सरकार ने पश्चिम बंगाल को शर्मसार करने का काम किया है और ये सब करते हुए इनको लज्जा भी नहीं आती, बल्कि बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है। मुझे लगता है कि कोई भी चुनी हुई जो सरकार, देखिए, जहां तक सीबीआई या ईडी ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, और मुझे लगता है कि हम जैसे चुने हुए प्रतिनिधि को, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट का विषय हो, जब तक वो वहां पे चल रहे हो, उन सब चीजों से मुझे लगता है बचना ज्यादा अच्छा है। मगर इन्वेस्टिगेशन की जो है हार दिया गया है सीबीआई को, कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनाया गया फैसला, तो आप लोग तो सीबीआई की इंक्वायरी डिमांड कर रहे थे बहुत। देखिए, ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां लगता है कि राज्य सरकार सही ढंग से उसकी जांच और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। हम जरूर चाहेंगे कि स्वतंत्र रूप से कोई सेंट्रल एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन करे। और मुझे बड़ा विचित्र होता है, जैसे हमने एनआईए की बात की और जैसे केंद्र सरकार की तरफ से ये लगा कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पश्चिम बंगाल में हो सकती है, क्योंकि दिन दहाड़े बम से हमले हो रहे हैं और इतना बम बारूद, और ये जो है ये कहाँ से पश्चिम बंगाल में आ गया और इसकी फैक्ट्री कौन बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन है, सिर्फ इतनी बात चर्चा में आई थी। आज आप देख सकते हैं
किस तरह से कभी मालदा में हो या पश्चिम बंगाल के दूसरे जिले में हो, चाहे बीरभूम में हो, आए दिन जो है घरों से और खेतों से और बाड़ियों से जो है बम और बारूद निकल रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है। अच्छा, जीटीए के चुनाव के बारे में आपका क्या राय है?